So let's begin biotechnology topic. In that topic, we have understand what are the restriction endonucleases, how to construct the recombinant DNA molecule, and in the last video we have discussed about the separation and isolation of our DNA fragments with the help of gel electrophoresis. So let us see in today's video about the cloning vectors, how these cloning vectors are used for the cloning of DNA fragments into the cells, and how the clones of that DNA fragments will made available to use further studies. In this video we should learn about the basic features of different vectors and what are the basic requirements or features must be present in a vector to utilize for our DNA टेक्नोलॉजी. तो वेक्टर क्या होते हैं उसका हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द वेक्टर्स? तो वेक्टर ऐसा मॉलिक्यूल है या डीएनए फ्रैगमेंट है या डीएनए है जो यूज़ करते हैं हम लोग हमारा डिज़ायर्ड डीएनए को या फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट में भेजने के लिए, लिंक करने के लिए. तो इसमें जो वेक्टर है दैट में बी vector may be a plasmid or that may be a bacteriophage, can be used as a vector. तो प्लाज्मिड को क्यों वेक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग? उसका कारण है कि प्लाज्मिड जो रहता है किसी भी बैक्टीरिया के सेल में, तो प्लाज्मिड having the capacity to multiply in a cell without dependence on chromosomal DNA, जो भी क्रोमोसोमल डीएनए है उसका और प्लाज्मिड का कोई भी संबंध नहीं. अब प्लाज्मिड का डेफिनेशन तो आप सबको पता होगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड? Plasmid is the extra chromosomal DNA present in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है अदर देन द क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं. तो प्लाज्मिड is an extra chromosomal DNA present in the bacteria. तो प्लाज्मिड का यूज करके हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग दूसरा एक वेक्टर यूज कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफाज. तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफाज इज अ बैक्टीरियल वायरस which infect to the bacteria. बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज. तो आप लोगों को समझना है कि प्लाज्मिड या तो फिर बैक्टीरिया हम लोग बैक्टीरियोफाज यूज कर सकते हैं एज अ प्लाज्मिड. तो इसमें प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफाज में ऐसी क्या खासियत है कि वो हम लोग वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं इनको? तो इसकी एक खासियत यह है कि बैक्टीरियोफाज हो या प्लाज्मिड हो, दे आर इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खुद को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं और उनके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं बैक्टीरिया के सेल में. सपोज दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरियल सेल. हम इसको ये बैक्टीरिया का सेल पकड़ के चल सकते हैं कि बैक्टीरिया है ये. सपोज दिस इज अ ई कोलाई सेल. ई कोलाई इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इशर्शिया कोलाई. तो इसमें जो भी क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो अलग होगा और जो प्लाज्मिड है हमारा, जो सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड का, वो अलग होगा. और दिस प्लाज्मिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्रोमोसोमल डीएनए. और इसके कितने भी कॉपीज हो सकते हैं. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में
कुछ बैक्टीरिया में इसके 1 या 2 ये 1 या 2 कॉपी हो सकती है, और कई टाइम तो इसकी कॉपी जो है वो 15 से लेकर 100 तक भी हो सकती है। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड की कितने भी कॉपीज कितने हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में, मगर कम से कम 1 या 2 कॉपी या 15 से 100 कॉपीज भी हो सकते हैं एक बैक्टीरिया के सेल में। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हम यूज करने जा रहे हैं एज अ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? तो वेक्टर एक ऐसा, अभी समझो हम लोग वेक्टर पकड़ते हैं प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड एक वेक्टर है। तो ये वेक्टर किस लिए यूज करना है हम लोगों को, दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड as a vector to transfer our foreign DNA किंवा एलियन डीएनए असं म्हणून ऐसा दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लिखती है कि एलियन डीएनए, ALIEN, एलियन का मतलब फॉरेन डीएनए होता है, जो कि फॉरेन डीएनए हम लोग कह सकते हैं इसको, या डिजायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं। जो अपना हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन को ट्रांसफर करना है हमको। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? दैट जीन शुड बी ट्रांसफर टू द बैक्टीरियल सेल एंड दैट इज होस्ट सेल। यानी कि एक डीएनए का फ्रैगमेंट जो है हम लोगों ने वो लिया है, उसको हमें दूसरे बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफर करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज foreign DNA, that is also called as alien DNA, और that is also one of the desired DNA। तो ये हम लोग कैसा कर सकते हैं, ये with the help of वेक्टर कर सकते हैं। अभी वेक्टर के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी शुड लर्न व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कौन से फीचर होने चाहिए, तो उसमें इम्पोर्टेंट 3 फीचर्स है जो कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए। तो पहला जो फर्स्ट फीचर है वो है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ORI भी कहते हैं, ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है? दिस इज द साइट और सीक्वेंस on plasmid from which DNA replication starts। DNA replication स्टार्ट होता है, या स्टार्ट पॉइंट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, और सीक्वेंस और डीएनए का प्लाज्मिड का वो सीक्वेंस जहाँ से रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होनी ज़रूरी है। अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ORI है, तभी उस डीएनए का या प्लाज्मिड का मल्टीप्लिकेशन सेल के अंदर होगा। तो ऐसा हम लोग जो प्लाज्मिड वेक्टर यूज कर रहे हैं या क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रहे हैं, उस वेक्टर में कैपेसिटी होनी चाहिए कि मल्टीपल कॉपीज बनाए। जब वो किसी बैक्टीरिया के सेल में हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके मल्टीपल कॉपीज बनने चाहिए। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने वाला जो प्लाज्मिड या वेक्टर होगा, उस वेक्टर में जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है वो मल्टीपल कॉपी बनाने वाला होना चाहिए। मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनाने की खासियत होनी चाहिए, ऐसा पहला फीचर है। तो सेकंड जो फीचर है, सेकंड फीचर में आता है सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? तो सेलेक्टेबल मार्कर जो शब्द हमने यूज किया है, मार्क करता है, इट मार्क और आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड cells means what? This is the process of transformation।
ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, ऐसे बैक्टीरिया के सेल को आइडेंटिफाई करना जिसमें हमारा प्लाज्मिड है, जिसमें हमारा प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है? क्लोनिंग प्लाज्मिड है या क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर गया है या नहीं इस सेल में, यह हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दैट इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। तो इस प्लाज्मिड में कुछ ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए, ऐसे डीएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करते हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या रेजिस्ट करते हो एंटीबायोटिक्स को। अब रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक मीन्स व्हाट, अब अगर समझो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सपोज दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है या एम्पिसिलिन है, समझ लेते हैं कि इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस करने वाला डीएनए प्रेजेंट है इस प्लाज्मिड में, या सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है? दिस बैक्टीरिया कैन ग्रो, उसका ग्रोथ आ सकता है किस पे? जिस मीडिया में टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन है प्रेजेंट, एंटीबायोटिक है ये दोनों भी। तो ये एंटीबायोटिक अगर मीडिया में होते हैं प्रेजेंट, तब भी ये बैक्टीरिया वहाँ पे जिंदा रह सकता है और ग्रो हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसमें ये सेलेक्टेबल मार्कर कौन से यूज करेंगे हम लोग? सपोज दिस प्लाज्मिड हैव टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। Suppose this is the region of this plasmid which is responsible to give the resistance against tetracycline, and this region is responsible to give the resistance against ampicillin. अगर इस जगह पे हम लोगों ने हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया, डिजायर्ड डीएनए को भी कर दिया और प्लाज्मिड को भी कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर लाइगेज से उन दोनों को जोड़ दिया, तो क्या होगा? तो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है जो कि रेजिस्टेंस देता है उस बैक्टीरिया को अगेंस्ट द एम्पिसिलिन, अगर एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस देने वाला जो सीक्वेंस था उसी जगह पे हमने अगर हमारा जो फॉरेन डीएनए वो इंसर्ट कर दिया या लिंक कर दिया इसमें, तो वो क्या करेगा? इसको इनएक्टिवेशन करेगा। इसको टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन जिस भी सीक्वेंस में हमने इंसर्ट किया है उस सीक्वेंस की जो कैपेसिटी है रेजिस्टेंस देने की वो खत्म हो जाएगी, उसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अब आप लोगों को समझना है कि व्हाट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ऐसा एक सीक्वेंस है डीएनए का जो कि प्रेजेंट है प्लाज्मिड पे या क्लोनिंग वेक्टर पे, और जो जिसमें अगर हम लोगों ने हमारा जो इंसर्शन साइट है वो अगर उसी सीक्वेंस के अंदर है, यानी कि रिकॉग्निशन साइट है उसमें, किसके लिए? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? वहाँ पे कट लगाएगा, उसको फ्रैगमेंट बनाएगा और उसके अंदर हम लोग लिंक करेंगे हमारा फॉरेन डीएनए, लिंक द डीएनए विच इज फॉरेन डीएनए जो कि डिफरेंट सोर्स से हम लोगों ने लिया है, उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसका एक अच्छा सा फिगर है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अभी इतना समझ लीजिए कि सेलेक्टेबल मार्कर जो भी सीक्वेंस है डीएनए का विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड वेक्टर एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं? अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सेल्स विच हैव अक्वायर्ड आवर फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए हमारे उस सेल में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो उस सेल को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अगर फॉरेन डीएनए उस सेल में हमारा वेक्टर के साथ नहीं आया तो उन सेल को हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। अगर आया है तो उस सेल को कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। और इस मेथड को क्या कहेंगे? इस मेथड को कहेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड जो फीचर है वो दैट इज नथिंग बट द क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या रहते हैं? तो क्लोनिंग साइट वही साइट है डीएनए की सीक्वेंस की जो क्लोनिंग वेक्टर पे है, और उस साइट पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं हमारा फॉरेन डीएनए। सपोज दिस इज द डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड डीएनए एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए हैव
one site. Suppose this is the site of insertion of DNA, insertion of insertion site of फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए को हम जहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर में, उस साइट को कहेंगे क्लोनिंग साइट. अब क्लोनिंग साइट जो रहता है क्लोनिंग वेक्टर में, दैट मे बी प्रेजेंट इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. और सेलेक्टेबल मार्कर जो है हमारे, सपोज दिस प्लाज्मिड हैव two selectable markers. One is ampicillin resistance and another one is tetracycline resistance. Suppose this cloning vector have two sites of insertion sites. कहाँ कर सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में भी कर सकते हैं, सीक्वेंस जो प्लाज्मिड पे उस पर कर सकते हैं, या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो साइट है वहाँ पे कर सकते हैं. तो इसका एक अच्छा सा फिगर जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. अभी आपको तीन बातें ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर. विच आर दैट फीचर्स? दैट इज फर्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड वन इज सेलेक्टेबल मार्कर एंड थर्ड वन इज क्लोनिंग साइट. तो फ्रेंड्स, ये फिगर जो है ये इक्वल क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322. इस क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग. पहले इसमें आप लोग देख रहे हैं कि नीचे जो ये जो वेक्टर ये दिख रहा है आपको, वो क्लोनिंग वेक्टर, इसमें ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आया है पहले. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हेल्प करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए. इस PBR 320 में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है जो हम लोग देख रहे हैं. ये मैंने राइट किया है यहाँ पर. दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ऐसे देख रहे हैं कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. उसके बाद इस क्लोनिंग वेक्टर में और क्या है, उसके बाद जो रिकग्निशन साइट है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की रिकग्निशन साइट्स है इस पे. जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, जिसमें दो रिकग्निशन साइट है, दो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का कट कर सकते हैं इसमें. तो कौन से वो, फर्स्ट वन इज PVU1 और जो सेकंड है वो कौन सा है, PST1 एंड PUV1. ये दोनों भी है यहाँ पर. उसी के साथ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर है इस वेक्टर में, और दूसरा एक सेलेक्टेबल मार्कर है. वो सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में भी दो रिकग्निशन सीक्वेंस या रिकग्निशन साइट्स है. कौन से वो दो, वो फर्स्ट वन इज BAMH1 एंड सेकंड वन इज SAL1, जो कि दो अलग अलग रिकग्निशन साइट्स है. तो इसमें अब दो सेलेक्टेबल मार्कर हो गए. एक सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. इसी के साथ और एक रिकग्निशन साइट है इसमें, वो है EcoR1 का. EcoR1 का रिकग्निशन साइट है इस क्लोनिंग वेक्टर पे, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन की. यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन है उस सीक्वेंस के अंदर EcoR1 का और रिकग्निशन सीक्वेंस नहीं है प्रेजेंट, वो अलग है. वो अलग यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है ये देख सकते हैं आप लोग. यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से इस रीजन तक. इस रीजन में EcoR1 का भी है और CLA1 का है और HindIII का भी है. तो ये HindIII, CLA1 एंड EcoR1 ये अलग सीक्वेंस है जो कि रिकग्नाइज करते हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को. और एक रीजन यहाँ पर दिखाया गया है, जो रीजन है ROP, रोप का भी रीजन दिखा है यहाँ पर. तो
तो ये जो रोप रीजन है ये कोड करता है, दिस रीजन इज कोडिंग फॉर द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। रिप्लिकेशन में हेल्प करने वाले जो भी प्रोटीन्स है उस प्रोटीन को हेल्प करने के लिए ये ROP यूज़ होता है। तो इसके बाद ये ROP में भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आता है और वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है PVU सेकंड। अब ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है, ये आपको अगर समझ में आएगा तो पूरा इसका फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में PVU फर्स्ट है, उसी के साथ PST1 भी है। उसके बाद जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो सीक्वेंस है जो आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें भी 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, 2 रिकॉग्निशन साइट है। किसके लिए? BAM-H1 और SAL1 के लिए। और उसी के साथ ये दोनों रेजिस्टेंस जीन के अलावा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि अदर देन दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का जो सीक्वेंस है उसके अलावा जो रीजन बचता है प्लाज्मिड का वहाँ पर है। कौन से वो EcoR1 है, CLA1 है, HIND3 है, और इधर ROP में भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है PVU सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो अब इसमें मज़े की बात ये देखनी है कि हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको हमें एक जीन को इनएक्टिवेट करना है। कैसे करना है इनएक्टिवेट? तो अगर हम लोगों ने इस फिगर में देखा है कि 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो इनमें से एक को हमें इनएक्टिवेट करना है। इनएक्टिवेट कैसा करना है? तो इनएक्टिवेशन बाय इंसर्शन ऑफ आवर डिज़ायर DNA या फॉरेन DNA से हमें, फॉरेन DNA को हमें या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें इंसर्ट करना है या तो टेट्रासाइक्लिन में करना है। तो ये कैसे करेंगे? इसका जो NCERT में बताया है हमारे, तो उसके हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो इसमें क्या करना है कि जो अपना हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्निशन साइट है, वो है इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। तो रिकॉग्निशन साइट में समझो हमारा PST1 है, और PST1 को क्या करना है हमें, एम्पिसिलिन या तो टेट्रासाइक्लिन दोनों में से एक रेजिस्टेंस जीन को, रेजिस्टेंस जीन वाला जो सीक्वेंस है उसको कट करके उसके जगह पे उसके अंदर हमें क्या डालना है, हमारा फॉरेन DNA डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस प्लाज्मिड को डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE से हम उसे कट करेंगे, और उसके बाद कट करने के बाद उसी सेम जो भी हमारा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो भी हमारा फॉरेन DNA है उसको इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे लाइगेज एंजाइम के हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, उसको अपना फॉरेन DNA को अलाइन कर देगा या लिंक कर देगा इसमें से एक जीन के साथ। जैसे ही यहाँ पर वो लिंक कर देगा तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनएक्टिवेशन, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, ऐसा कर सकते हैं। फॉरेन DNA अगर समझो BAM-H1 साइट है यहाँ पर, ये जो BAM-H1 की साइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने BAM-H1 की जगह पर अगर हमने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद यहाँ पर जो भी है साइट जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322, ये दोनों भी है। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अगर BAM-H1 में कर दिया रिकॉग्निशन साइट, अगर BAM-H1 यूज़ किया हमने किसके लिए, हमारे फॉरेन DNA को इंसर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसका जो लूज हो जाएगा इस प्लाज्मिड का,
और ये लूज हो गया तो क्या हो गया, इसी का मतलब है इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। हम लोग इसको ग्रो अगर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा, मगर हम वो क्या हो जाएगा, उसमें टेट्रासाइक्लिन अगर है रहता है तो उसमें वो जिंदा नहीं रहेगा, वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं होंगे। अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होना है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडिया पे हो जाएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन का जो भी जीन है वो इंटैक्ट है, तो इंटैक्ट होने की वजह से वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस देगा वो बैक्टीरिया, मगर टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस नहीं देगा। अब इससे क्या हमें पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडिया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो एम्पिसिलिन जिस मीडियम में है वहाँ पे ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, मगर टेट्रासाइक्लिन अगर रहता है उस मीडियम में तो वहाँ पर वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये आप हम लोग समझ सकते हैं, द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है वहाँ पर वो ग्रो नहीं होंगे, और जिसमें एम्पिसिलिन है वहाँ पर वो ग्रो हो सकेंगे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो कहाँ पे ग्रो होंगे, द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। नॉन इन दिस केस one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformant, whereas another antibiotic resistant gene is helpful for the inactivation due to the insertion of foreign DNA। फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से ये एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इनएक्टिवेट हो रहा है, और उसकी वजह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज प्रोसीजर विच इज यूज्ड एंड दिस रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग। हम लोगों को इसमें क्या किस बात की ज़रूरत है कि हमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग करना पड़ेगा दोनों का भी, यानी कि हमें ऐसे मीडिया बनाना होगा, एक मीडिया में टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए और दूसरे मीडिया में एम्पिसिलिन होना चाहिए, और जिस मीडिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या जिस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन है उस मीडियम में अगर हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि उस बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट जो भी फॉरेन डीएनए है वो आ गया है। और जिस मीडियम पे समझो एम्पिसिलिन है और वहाँ पर भी ग्रो हो गए हैं वो, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो दोनों भी तरफ भी देंगे, वो जिसमें टेट्रासाइक्लिन है वहाँ पे भी ग्रो हो सकते हैं और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वहाँ पे भी वो ग्रो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा क्लोनिंग जो डीएनए है क्लोन किया हुआ वो उस बैक्टीरियल सेल में आया है या नहीं आया है। और इस मेथड को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कह सकते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि अगर हमारा फॉरेन डीएनए किसी भी एक रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट होता है तो वो इनएक्टिवेट कर देगा उस जीन को, और उसी का फ़ायदा लेकर हम उस प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फिगर समझ में आ रहा है या और हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही हमारे पीछे जो ही वीडियो